हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिंद्रास स्पीड टेस्ट डिस्कशन। तो आज के स्पीड टेस्ट के सेशन में जो ST13 है स्टेट लेवल पर, उसके मैथ्स के क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जितने भी क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन था, अ शॉपकीपर गेन 56। एक शॉपकीपर था, उसको 56 रुपए का गेन हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, और उसने 23% का डिस्काउंट दिया। ठीक, अगर उसका लाभ 10% है तो हमें बताना है कि उस आर्टिकल का मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य क्या होगा। अब देखो भाई क्या करना है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य में एक संबंध बनाते हैं। क्या लिखा है भाई, 23% डिस्काउंट है। हम जानते हैं 23% कितना होता है, 23/100। और डिस्काउंट कहां पर मिलता है, अंकित मूल्य पर। अर्थात 100 अगर अंकित मूल्य है, 3 हमने डिस्काउंट दे दिया, तो वस्तु कितने में बेचा जाएगा, 3 नहीं 23। 100 में से 23 माइनस कर दें, 23 7 30 77। यानी कि डिस्काउंट के बाद जो पैसे बचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। फिर 10% का लाभ हुआ, हम जानते हैं 10% 1/10 होता है, तो 10% 1/10 मतलब कि 10 अगर क्रय मूल्य है और 1 उस पर लाभ होने लगा तो वस्तु को 11 में बेचा जाएगा। ये हो गया। अब क्या होगा, 11 में बेचने के बाद हमने देखा ये जो वस्तु है इसके 2 अलग अलग विक्रय मूल्य आ रहे हैं, जो कि क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अभी तो नहीं है तो बराबर कर लिए जाएं। भाई कैसे होगा बराबर, इधर मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरी समीकरण में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब ऐसा करने के बाद क्या होगा, विक्रय मूल्य तो बराबर हो गया। क्वेश्चन में बोला है उसने 56 लाभ पर बेचा। लाभ क्या होता है, लाभ होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो आपका 70 बना, विक्रय मूल्य 77 बना, तो 70 को 77 में बेचने पर लाभ कितना हुआ, 7। और ये 7 का लाभ नहीं है, क्वेश्चन बोलता है वो तो 56 रुपए का लाभ है, तो 1 यूनिट का मान 8 रुपए के बराबर हो जाएगा। हमें बताना है क्या है, ठीक, मार्क प्राइस बताना है। मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, तो 100 का मान बताना है। 8 की 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 800 रुपए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बन जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। क्या लिखा है, मनीष स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रेस्ट। मनीष अपनी आय का 75% खर्च किया, बाकी बचा लिया। उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई और व्यय में 10% की, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बताना है। तो भाई क्या होगा, एक काम कर लेते हैं, इनकम यानी कि आय, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, हाँ एक्सपेंडिचर, और उसके बाद सेविंग यानी कि बचत। नोट कर लेते हैं। मान लेते हैं इनकम अपने पास से कुछ भी, माना व्यक्ति की आय 100 है और उसने 75% खर्च किया, तो भाई 100 का 75% कितना होता है, 75। तो बचत कितनी होगी, आय और व्यय का अंतर यानी कि 100 माइनस 75 अर्थात 25। अब क्या प्रश्न ने बोला, भाई आय को बढ़ाओ 20%, 20% की वृद्धि हो गई और खर्च में 10% की वृद्धि हुई। भाई 100 को अगर आप 20% बढ़ाओगे तो 100 का 20% 20 होता है, मतलब कि जो आय है वो 120 बन जाएगी। खर्च में होता है 10% की वृद्धि, 10 की वृद्धि नहीं है, 10% की वृद्धि है। तो 75 का 10% कितना होता है, ये तो हम निकाल सकते हैं ऐसे, 7.5 होता है। मतलब कि उसका खर्च जो होगा 75 प्लस 7.5 यानी कितना हो जाएगा, 82.5। तो 120 में 82.5 खर्च कर दिए गए, बचत कितनी हुई, 82.5 में 17.5 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और 20 का अंतर और है, तो 20 10 30 7 37 यानी कि 37.5। प्रश्न ने हमें बोला है उसकी बचत में वृद्धि बताओ। तो बचत में वृद्धि कैसे निकलेगी, जब आपको पहले वाली बचत पता हो, तुलना तो उसी से करेंगे। तो पहले वाली बचत 25 है, अब 37.5 हो गई है, तो कितना बढ़ गई है, 12.5 की वृद्धि हुई है। 12.5 की वृद्धि हुई है, और ये 12.5 की वृद्धि कहां पर हुई है, 25 पर हुई है।
प्रतिशत वृद्धि निकालना है। भाई देखो, हम एक सीधी सीधी बात जानते हैं कि ये इसका आधा है, 12.5 का 2 गुना 25 है, 25 का आधा 12.5 है, तो उत्तर हमारा 50% आ जाएगा। कैलकुलेट करना चाहें कि कैलकुलेट कैसे होगा, तो कैसे लगेगा, प्रतिशत वृद्धि 12.5 की वृद्धि होती है 25 पर, उसकी 100 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास प्रतिशत वृद्धि निकल जाएगी। तो यहां से आंसर आ जाएगा हमारा 50%, और इस प्रश्न के लिए 50% हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ठीक, अब हिंट क्या दे रखी है हमारे पास, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, और क्या बोला गया है, यदि समान राशि पर समान अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 1500 है। भाई हम एक चीज जानते हैं, क्या, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष में समान रहता है। अगर आज पहले वर्ष में 10 वर्ष है तो 3 साल बाद आपको 10 + 10 + 10 ऐसे मिलेगा। मतलब कि हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि अगर 3 वर्ष की बात की जा रही है तो वो हमारा ब्याज कितना होगा, 30% होगा। मतलब कि प्रश्न में आपको 30% का मान दे रखा है 1500, तो फिर 1% का मान कितना होगा, 30 से भाग कर दो, 50 रुपए के बराबर। हमें क्या बताना है, हमें बताना है एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। याद होगा 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 10% के आधार पे 33.1% बनता है। ठीक, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि आप 33.1% का मान निकाल दो, 33.1%। तो क्या होगा, 33.1 का मल्टीप्लाई आप कर देंगे 50 से, तो क्या होगा, 5 × 5, 5 × 15 का 5, यहां से लगा 1 और 1 16, और ये आ जाएगा आपका 1655। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बनेगा। अगर इस बात में संदेह है कि 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 33.1% कैसे आया, तो ध्यान रखना आप नेट परसेंट फार्मूला यूज करें। नेट परसेंट क्या कहता है, x + y + xy बटे 100। यहां पर x और y के प्लेस पर 10 लगा दो। 10 का मतलब जो भी चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, दर दे रखी 10, तो आप जब लगाओगे 2 बार x और y की जगह पर 10 लगाना है, तो आपको 2 वर्ष का मिलेगा 21%। लेकिन हमें तो 3 वर्ष का चाहिए, तो जो 21 है इसको मान लेना x, और जो 10 है उसको मान लेना y, और फिर से ये फार्मूला लगा देंगे, x + y 21 + 10 + 21 × 10 बटे 100, तो याद हो जाता है बच्चों को, 33.1% आता है। इतना सब करने की जरूरत नहीं है, अगर नेट परसेंट बढ़िया से जानते हैं तो आराम से उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल, एक गोलार्ध यानी कि अर्धगोले का आयतन लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है। इस संबंध क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर यानी कि अर्धगोले का आयतन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, कौन है, लंबवृत्तीय बेलन यानी कि सिलेंडर। ये रिलेशन हमें दे रखा है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 πr³। तो क्या होगा, 2/3 πr³ बराबर सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। पाई, अच्छा अब देखो भी क्या लिखा है, जिसके आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है, मतलब दोनों की त्रिज्या बराबर है, तो बहुत अच्छी बात है। r²h को ऐसे ही रहने दो, तो क्या होगा भाई, पाई और r की 2 पावर कट जाएंगी यहां से, तो 1 पावर बचेगी। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका 2r बराबर 3h, तो r/h बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। हाइट और रेडियस का रेशियो बताना है, तो हाइट रेशियो रेडियस कितना हो जाएगा, 2:3। तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी, बढ़िया सवाल, अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा लंबी प्रक्रिया है इसको हल करने की। क्या लिखा है, एक ट्रेन एक निश्चित दूरी को समान गति से तय करती है, दूरी समान, गति समान है। अगर उसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, अधिक,
तो वह निर्धारित समय से 8 घंटे कम समय लेती। पहली इक्वेशन, पहली समीकरण यहां से बनेगी। यदि ट्रेन की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो निर्धारित समय में से 12 घंटे अधिक समय लगता। एक समीकरण ये हो गए। यात्रा की लंबाई का 140% क्या है बताना है। चलो भाई देखते हैं क्या करना है। लेट स्पीड, मैंने पहले वाली स्पीड को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। पहले स्पीड इतनी थी। लेट एक्चुअल टाइम, मान लिया कि वास्तविक समय जो था वो y घंटे का था। ठीक, ये आपकी पहले जो स्पीड थी एक्चुअल, वास्तविक स्पीड, वास्तविक समय। तो दूरी क्या होगी? दूरी होती है 4 गुणा समय, यानी कि xy। तो दूरी बराबर 4 गुणा समय। अब 4 को बढ़ाया गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो xy दूरी है वो कितनी हो जाएगी? 4 की जगह x + 6। और समय कितना था? समय लगता है 8 घंटे कम, मतलब y से आपको 8 घंटे कम लगेंगे, तो y - 8। इसको हल करना पड़ेगा। तो xy बराबर xy माइनस का 8x प्लस का 6y माइनस का 48। अब क्या होगा? xy तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बनेगा? 2 से भाग कर दें। 2 से भाग करने पर बनेगा माइनस का 4x प्लस 3y बराबर 24। समीकरण नंबर 1। ये पहले इक्वेशन की, पहले स्टेटमेंट की समीकरण है। ऐसी ही समीकरण आपके दूसरे स्टेटमेंट से बनेगी। भाई अब क्या हुआ दूसरे स्टेटमेंट में? दूसरे में कुछ ऐसा हुआ कि चाल को हमने क्या किया गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, तो 12 घंटे अधिक समय लग रहा है। भाई 6 कम करो तो दूरी क्या होगी? xy बराबर कम कर दिया और समय 12 घंटे अधिक लग गया, ये हो गया। तो भाई हल करो इसको। xy बराबर xy प्लस में हो जाएगा 12y, 6 गुणा करेगा इससे माइनस का 6y और माइनस का 72। xy कैंसिल हो जाएंगे। पूरी समीकरण को 6 से भाग कर दो। ये कितना है? xy प्लस 12x आएगा। 12x 6 से भाग कर दो तो क्या बनेगा? 2x माइनस 3y बराबर 12। समीकरण नंबर 2। हमें प्रश्न में बताना क्या है? हमें प्रश्न में बताना है पूरी यात्रा की लंबाई का 140%। तो या दूरी क्या निकलेगी? 4 गुणा समय। 4 गुणा समय के लिए आपको x और y के मान निकालने हैं। तो देखो भाई, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। हमें x और y का मान निकालना है। तो क्या करें? समीकरण 2 में 2 की गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा? ये 2x ये 4x बन जाएगा और इससे जुड़ जाएगा, तो 0 बन जाएगा, x कट जाएगा, y का मान आ जाएगा। ठीक, तो क्या करें? समीकरण 1 में जोड़े समीकरण 2 और समीकरण 2 में 2 की गुणा कर दें। तो गुणा करने के बाद स्थिति क्या होगी? समीकरण 1 लिखिए, माइनस का 4x प्लस का 3y बराबर कितना आ गया? 24। इस पूरे में 2 की गुणा तो 4x। ठीक, और भाई यहां पर हम 6 से भाग कर रहे थे ना। 6 दूनी 12, 6 कम 6, y आएगा, केवल y आएगा, y। ठीक, तो y आएगा तो बनेगा माइनस का 2y बराबर 24। समीकरण जोड़ने पे क्या होगा? जोड़ने पर ये कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? 48। तो y क्या है? 48 घंटे का समय आ गया। अब इस y के मान को उठाकर आप समीकरण 1 या 2 में कहीं पर भी लगाएं तो आपको x मिलेगा। 2 में लगा लें, आसान सा लगेगा थोड़ा सा। यानी कि इन इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 2 में लगा दिया। चलो भाई लगा देते हैं। तो क्या होगा? 2x माइनस 48 बराबर 12। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 60। तो x बराबर आ जाएगा आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या बताना है? 140% ऑफ xy। हमें xy का 140% बताना है। तो x आ गया और y आ गया। 140% कितना होता है भाई? 140% परसेंट का साइन हटाओगे बटे में 100 आ जाएगा। ठीक, यानी कि 14/10 लिख लो, इतना ही लिखा रहने दो। 14/10 गुणा 48 और 30 y और x के मान, तो 10 × 30 ये हो गया। 48 कितना होता है? 144, उसकी 14 से गुणा
14 चौक 56 का 6। अब देखो, चाहे तो हम इसके आगे पूरी गुणा कर सकते हैं। 14 चौक 56 का 6 केवल एक ही में 6 आ रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर बनेगा। यहीं पे लगा सकते हैं क्योंकि बाकी किसी में इकाई का अंक 6 नहीं बन रहा, लेकिन गुणा करके देख लें। 56 का 6 हासिल 5, 14 चौक 56, 5 61 का 1 हासिल लगा 6, 14 कम 14 6 20, तो 2016 किलोमीटर आ जाएगा उत्तर। अगला सवाल, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है। ठीक, ए और बी की बात हो रही है। ए और बी, आई फॉर इनकम, इनकम का अनुपात है 3:5। अब क्या लिखा है, एंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग, उनके खर्च का अनुपात है 2:3। इनकम ई फॉर एक्सपेंडिचर 2:3। और क्या है, और दे रखा है बी की आय ए की बचत के 3 गुने के बराबर है। बी की आय, ठीक, अच्छा भाई एक और रेशियो है, सबके साथ में एक्स लगा दो, इनकम में एक्स लगा दो, इसमें दूसरा वेरिएबल लगा दो। अब क्या बोला है, बी की आय ए की, हाँ बी की आय ए के बचत के 3 गुने के बराबर है। तो बी की आय कितनी, 5x, तो 5x किसके 3 गुने के बराबर है, ए के बचत के बराबर, यानी 3 गुणा 2y। तो यहां से आपको x और y का अनुपात मिल जाएगा कितना, 6/5। x की जगह 6 लगाएं, y की जगह 5 लगाएं। पूछा क्या है हमसे, ए और बी के खर्च का अनुपात, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ए रेशियो बी, ए और बी के खर्च का अनुपात। तो खर्च क्या होगा भाई, ये रहा, x की जगह 6 यानी कि 6 दूनी 12, अनुपात y की जगह 5 यानी कि 5 3 15, 3 से भाग कर देंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा यहां से 4:5। ये बन जाएगा 4:5 नहीं है, 1 मिनट रुको, कहां पर गड़बड़ हुई है, हमें बताना क्या, अच्छा भाई देखो हमें क्या बताना है प्रश्न में, ए और बी के खर्च का अनुपात बताना है और इनकम। अच्छा ये जो रेशियो है भाई, ये तो सेविंग बचत का अनुपात है, सेविंग, हाँ भैया ये तो सेविंग यानी बचत का अनुपात है। तो सेविंग है और हमें खर्च बताना है, तो खर्च क्या होता है, आय में से बचत को माइनस कर दो। तो ए का खर्च कितना होगा, 3x - 2y, अनुपात बी का खर्च कितना होगा, 5x - 3y, 3y। तो अब क्या होगा, x की जगह 6 लगाओ, y की जगह 5 लगाओ, तो कितना बन जाएगा आपका, x की जगह 6, 6 3 18, माइनस y की जगह 5, 5 दूनी 10, अनुपात x की जगह 6 यानी कि x की जगह 6, 6 पंजे 30, माइनस y की जगह 5, तो 5 3 15, तो ये क्या हुआ, 8:15। ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। ये जो बाद वाला अनुपात था बचत का अनुपात था, उसको खर्च लिख दिया गया था, इस वजह से कुछ और रेशियो आ रहा था, कोई बात नहीं, बचत इस तरह से आ जाएगी। अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल, क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्नों को बिल्कुल एंड से स्टार्ट करो। इसका वर्गमूल कितना होता है भाई, 225 होता है 15 का, 15 में 154 जोड़ो 169, 169 बन गया ये, 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, 13 इधर जुड़ जाएगा, 13 और 8 21, यानी कि 121 बन गया। इसका वर्गमूल कितना होता है 11, इनको इधर भेज दो, 11 और 25 कितने होंगे √36, 36 का वर्गमूल कितना आएगा 6, इनको इधर भेज दो, तो 10 और 6 16, √16, तो फाइनली उत्तर हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यहां से। अगला प्रश्न, कार्य और समय पर आधारित। 3 महिलाएं 18 बच्चे एक कार्य को 18 दिन में 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 महिलाएं, 3 वुमेन प्लस और कौन है 18 बच्चे प्लस 18 सी फॉर चाइल्ड, कार्य को करते हैं 2 दिनों में। तो व्यक्तियों की और दिनों की संख्या गुणा कर देंगे तो ये कुल कार्य बन गया। और क्या लिखा है, 6 महिलाएं अकेले 3 दिनों में कार्य पूरा कर सकती हैं, तो 9 बच्चे अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसके बाद एक और समीकरण दे रखी है, 6 महिलाएं 3 दिन में करती हैं, तो बराबर 6 वुमेन करेंगे 3 दिन में। यहां से क्या होगा, महिलाओं और बच्चों की क्षमता का अनुपात आ जाएगा। ठीक, तो 2 से काट दें इसको 3 बार, तो ये क्या होगा आपका 3W प्लस 18 यानी कि चाइल्ड बराबर 9W।
तो इसको उधर ले आओ या इसको उधर भेज दो, तो क्या बनेगा आपका 6W बराबर 18C। तो W बटे C कितना हो जाएगा आपका 18 बटे 6 यानी कि 3/1। तो महिलाओं की क्षमता 3 आ गई, बच्चों की क्षमता 1 आ गई। अब हम निकालेंगे कार्य कितना है। तो इन दोनों में से किसी में भी आप ये महिला की क्षमता और बच्चों की क्षमता का मान लगा दो, यहां लगा दे भाई। देखो W का मान कितना 3 आ रहा है, ये 6W था, तो मतलब कि 6 गुणा 3 गुणा 3 यानी कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। इसको कौन करने वाला है, इसको 9 बच्चे करने वाले हैं। T फॉर टाइम 9 चिल्ड्रन कितना लगेगा 54 बटे 9 और प्रत्येक बच्चे की क्षमता कितनी है 1 से गुणा कर दो तो 6 दिन हमारा उत्तर यहां से आ जाएगा कि 6 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। अगला सवाल, डाटा इंटरप्रिटेशन आंकड़े विश्लेषण पर आधारित था कि एक हमें टेबल दे रखी है, इसके आधार पर कुछ प्रश्न थे। पहला प्रश्न क्या था, E5 में S1 द्वारा प्राप्त अंक E3 में S2 के प्राप्त अंक से कितने प्रतिशत अधिक हैं, दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। तो आप क्या देखोगे, E5 में S1 के अंक, E5 कौन है, ये रहा आपका E5, ठीक। इसमें S1 के अंक कितने 87, लिख दो भाई, लिखते चलो। E5 में किसके अंक की बात हो रही है, S1 की, यानी कि 87 हो गए। और कौन है, और है हमारे पास E3 में S2, E3 ये रहा हमारे पास E3, S2 कितने 80 नंबर है। E3 में S2, E3 S2, E5 S1, E3 S2, तो E5 S1 यहां आया, E3 S2 80 नंबर, चलो 80 नंबर। E3 S2 80 नंबर, कितने ज्यादा है भाई, 7 ज्यादा है, तो प्रतिशत कैसे निकलेगा, 7 ज्यादा है किस पर, 80 से तुलना हुई गुणा 100, तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी ये बन जाएगा आपका 35/4%। 4 से भाग करेंगे, 4 अट्ठे 32, 3 आ गया, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 8.75% इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले पे आ जाओ, प्रति परीक्षा S3 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है। औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे कुल आंकड़ों की संख्या, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है हमारे पास एवरेज। तो यही फॉर्मूला हमें लगा देना है। कैसे लगेगा भाई, पहले हम पहुंचते हैं टेबल के पास में। टेबल क्या कहती है, किसकी बात हो रही है, S3, हर एक उसमें हर एक स्थिति में। तो भाई S3 कहां गए, S3 ये रहा, सबको जोड़ दो, कितना होगा बच्चों, 5 9 14 2 16 16 3 19 19 और 4 23, एक बार फिर से जोड़ लें, 4 3 7 2 9 9 18 18 5 23, 23 का 3 हासिल हो गए 2, 8 2 10 9 19 1 20 27 28 30 36 8 44 44 443 हो गया, ठीक। 4 3 7 2 9 9 18 5 23 443, और ये हैं कितने, 1 2 3 4 5, भाग कर दो तो हमें एवरेज मिल जाएगा। एवरेज हमारे पास है 443 बटे 5, तो क्या होगा, 5 अट्ठे 40, 3 आ गया, तो 3 आ गया यानी कि 5 अट्ठे 40, 3 बचा और 5 छंग 30, तो 88.6 क्या होगा, इसका सही उत्तर हमारा बन जाएगा। भाई क्या होगा, आंकड़ों को जोड़ा और कुल आंकड़ों से भाग कर दिया, हमारा उत्तर बन जाएगा यहां से। चलिए, तो यहां तक जो हमारे ST 13 थी उसके प्रश्न थे, जिनका बेस्ट अप्रोच के साथ मैंने आपको उत्तर बताया। इसी तरह प्रश्नों को हल करते रहना है, ट्राई करते रहना है। टेस्ट लगाना बहुत जरूरी, जितना आप टेस्ट लगाओगे आपकी एबिलिटी उतनी इंप्रूव होती चली जाएगी, ठीक। चलो फिर आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, और थैंक यू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.